अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। दुनिया का जो मंज़रनामा है ना, लगता यूँ है कि जैसे कुछ बहुत चीज़ें बदलने जा रही हैं और बदल रही हैं इस वक़्त भी एज़ वी स्पीक। एक तो ये है कि पाकिस्तान का अगर मामला देखें, पाकिस्तान के अंदर देखें कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि उनकी आँख का क्या मसला है या उनकी बाकी सेहत के जो मसाइल हैं वो क्या हैं। उनको फिर पिम्स लेके जाया गया बगैर फैमिली को बताए हुए, बगैर किसी को बताए हुए। और एक अजीब-सा खौफ पैदा हुआ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों पैदा हुआ है? जब आपका सब कुछ कंट्रोल में है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं समझ आ रही। और साथ-साथ आप ये देखें जो जजेस के हवाले से तबादले हो रहे हैं, भई ये 4 साल हो गए हैं आपको, बस कर दें आप। अब आपने कंट्रोल कर लिया हुआ है, अब आप क्या चाहते हैं? अब इस तरह के 3 जजेस जो हैं, उनको आपने ट्रांसफ़र कर दिया मुख्तलिफ सूबों में, तो क्या मैसेज दिया आपने? सलाम है वैसे उन लोगों को भी, उन तीनों जजेस पे जो इतने घटिया किस्म के माहौल में वो एक मुज़ाहमत का इस्तारा बन के उभरे हैं। तो सलाम है जी उनको। और जिस तरीके से उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ जो है वो कायम रखा है, मैं कहता हूँ क्या बात। अच्छा, ईरान और अमेरिका के हवाले से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। उसमें डील जो है कभी होती है, कभी नहीं होती है। दबाव बहरहाल बरकरार है ईरान पर भी और अमेरिका पर भी। और ट्रंप साहब जो हैं वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला जो है वो फिर एक आलमी सतह पे एक मरकज़ की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका हुआ है। अमेरिका में जो मामलात हैं वो आपको पता है कि किंग चार्ल्स इस वक़्त वहाँ पे दौरे पे हैं। उनकी मुलाकात प्रेज़िडेंट ट्रंप से हुई है। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने बड़े आराम से कह दिया कि मेरी वालिदा को आपके ऊपर बड़ा क्रश था। अब देखें ज़रा, ये हालत है कि प्रेज़िडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ये कह रहे हैं कि मेरी वालिदा को आपके ऊपर क्रश था। बहरहाल जो चाहें वो कह सकते हैं। और देखना ये है कि जो इस वक़्त यूएई की तरफ से खबर आ रही है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और वो है कि उन्होंने ये कहा है कि हम ओपेक से बाहर निकल रहे हैं। ये सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और धचका होगा। इसका भी तो तज्ज़िया करते हैं। देखना ये है कि जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है इसमें जो इदारे हैं वो लगता है यूँ है कि जैसे कमज़ोर हो रहे हैं और शख्सियात ताकतवर हो रही हैं। अब देखें ना, जो एफबीआई के साबिक चीफ हैं, जेम्स कोमी, उनके अरेस्ट वारंट जारी हो गए। अब ये बहुत बड़ी बात है अमेरिका में एफबीआई के चीफ को इस तरह अरेस्ट वारंट उसको जारी करना, ये बहुत बड़ी बात। इन चीज़ों का ज़रा तज़िया करते हैं और साद हफ़ीज़ साहब हमें जॉइन कर चुके हुए हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इस हवाले से क्या करते हैं? साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। साद भाई बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात साद भाई को पढ़ा करें, सुना करें। साद भाई बहुत अच्छा लिखते हैं और ये जंग भी लड़ते हैं ये ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो इसलिए आप उनको ट्विटर पे भी फॉलो करें। साद भाई वैसे आपका ट्विटर हैंडल क्या है? ज़रा बताएँ ना, लोगों को पता तो चले ना। जी हाँ, लोअर केस SHGCCI। SHGCCI, जी। ठीक है, ये लोअर केस में है। चलें, ये ख़वातीन हज़रात उनको फ़ॉलो करें और उनको ज़रा थोड़ा-सा सपोर्ट भी करें और इनकी जो तहरीरें होती हैं उनको पढ़ा करें। तो साद भाई शुरू करते हैं जी ज़रा ये इमरान खान साहब के मामले से। ये जो मामला हुआ है उनकी सेहत के हवाले से, क्यों ये इसको राज़ में रखा जा रहा है? क्या है जिसको छुपाया जा रहा है और उससे क्या गेन किया जा रहा है? देखिए ना, आज भी ट्यूसडे का दिन गुज़र गया, कोई मुलाकात नहीं हुई बहनों की। बहनें गईं वहाँ पे एज़ यूजुअल पीटीआई ने जैसे लगता यूँ है कि अबैंडन कर दिया हुआ है अपने लीडर को। सारी लीडरशिप जो है वो भागी हुई है और वो लगता यूँ है कि चोरों की तरफ भागी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि चोर हैं कि नहीं है। बहरहाल लगता यूँ है कि वो बिल्कुल उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया अपने लीडर को। कोई नज़र नहीं आता वहाँ पे डिस्पाइट देयर रिक्वेस्ट। उनकी बहनें बेचारी रोती रहती हैं कि जी आप यहाँ पे आएँ, कोई भी नहीं जाता। और बल्कि जो जुमेरात वाले दिन कईयों की मुलाकात होती है वो भी वहाँ पे नहीं जाते हैं, जिनका नाम दिया हुआ होता है वो भी नहीं जाते हैं। जस्ट इमेजिन। ये फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आएगी, पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आएगी? ये जो सूरत-ए-हाल है इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? जी हाँ, बड़ी अफ़सोस की बात है कि आपने जैसे कहा कि इस वक़्त ये जो हाइब्रिड रजीम है बहुत ही पावरफुल नज़र आती है और बहुत ही कंट्रोल में नज़र आती है। इंटरनेशनली तो खैर है ही जो प्रोजेक्शन हो रही है, लेकिन जो डोमेस्टिकली भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही कि कोई ऑपोजिशन इनको नज़र आती है। तो फिर इन सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन में इमरान खान को इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि भाई उनको फिर चौथी दफ़ा पिम्स ले गए और वापस लाए सुबह 4:30 बजे। तो किस तरह की ये ट्रीटमेंट होती है मुझे कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि वो रात में ये खुफिया तौर पे ये ट्रीटमेंट होती है और फिर उसकी कोई डिटेल भी नहीं आती अदर देन वो जो एक प्रेस रिलीज आती है पिम्स की तरफ से, आपने भी देखी है।
ना उस पे कौन बिलीव करेगा. जी हाँ, बिल्कुल. तो अच्छा, लेकिन एक डेवलपमेंट और भी हुई है कि वो उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना दिया है इमरान खान के जो मेन लॉयर हैं, और उनको उन्होंने एक रिपोर्ट वो मिले हैं आज इमरान खान से. वो एक रेयर मीटिंग थी, और उसकी जो रिपोर्ट वो मीटिंग की वापस देंगे सुप्रीम कोर्ट को, और शायद उसमें और डिटेल आए बाहर के भाई क्या डिस्कशन हुआ. लेकिन एक जो कसा नसाबड़ी मैंने देखा, इसको मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा बहुत, कि ये जो हैं सोहेल आफरीदी साहब, इनकी कुछ खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही हैं. और ख्याल ये है कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड एग्री हो गया है, कोई 6 महीने का, 12 महीने का, जो एक दूसरे की ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसको थोड़ा बहुत कम किया जाए, और उसके बाद कुछ पेशरफ्त हो, कुछ आगे प्रोग्रेस हो, कि इमरान खान को रिलैक्सेशन मिले, शायद पीटीआई को रिलैक्सेशन मिले. लेकिन ये डेवलपमेंट साइड में हो रही हैं. लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत इकोनॉमिक हालात, सोशल हालात खराब तर होते जा रहे हैं. आपने देखा कि अब ऑयल की प्राइस 111 तक पहुंच गई है. कितने दिन इस तरह रहती है. और जैसे मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में कहा कि भाई हमारे पास कोई रिजर्व भी नहीं है, कमर्शियल हम भी प्रोक्योर करते हैं, और वी आर वेरी डिपेंडेंट के भाई ऑयल प्राइस के ऊपर. तो लेकिन फिर भी आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान की जो प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की और पेट्रोल की, हाईएस्ट है रीजन के अंदर. इंडिया, बांग्लादेश, आपका श्रीलंका एंड सो ऑन. लेकिन उसके बावजूद अभी तक लोग बाहर नहीं आते. अभी तक लोग ऑपोजिशन स्ट्रीट्स में नहीं लाते, क्योंकि यही पीटीआई का एक मौका है कि अगर इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस, हर पॉलिटिकल ऑपोजिशन का ये होता है, अगर कोई सिचुएशन आपने देखा है ऐसी हो जिसको वो एक्सप्लॉइट कर पाए टू ब्रिंग देम बैक एज अ फोर्स, लेकिन वो भी नहीं हो रहा. तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि ये लोग जो हैं, जो मैंने कहा कि अबैंडन कर चुके हुए हैं, ये मान चुके हुए हैं कि जी इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमने यहाँ पे रहना है, हम ही पीटीआई के नाम के ऊपर टिकट्स लेंगे और उनके टिकट्स के ऊपर बन के आएंगे और हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा. एक तो ये हो सकता है. दूसरा ये है कि दे आर नॉट इवन रेडी टू प्ले द रोल एज एन ऑपोजिशन. उनको पता ही नहीं है कि ऑपोजिशन करनी कैसे है. जी हाँ, बिल्कुल. और ये दोनों चीजें ठीक हैं. और ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है, लीडरशिप कोई नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अपने एजेंडे हैं के सबके. ये तो बाहर है ना, इमरान खान अंदर है. तो बात तो सारी ये है ना कि उनके लिए, उनके ऊपर तो कुछ नहीं गुजर रही. एंड दे इनका जो ये एक तरह का एक एटीट्यूड है, वो ये कि भाई आप स्टेटस को वो नहीं करें, इफेक्ट ना करें उसको, आप उसी में रहें तो हमारा उसमें ही फायदा है. हमें डंडे नहीं खाने, हमें गर्मी में नहीं निकलना, और हमने ऑपोजिशन नहीं करनी. तो बस वो साबित हो रहा है ना कि ये नहीं करनी है उन्होंने. तो फिर देखेंगे क्या होता है. और वही हो रहा है कि जो हमें जिसका डर भी था कि जो इस्लामाबाद के जो 3 जजेस हैं उनको उन्होंने भेज दिया ना, कोई उनके लिए प्रोटेस्ट के लिए नहीं आएगा, कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई उनके लिए बात नहीं करेगा. वो अपनी जगह पे कीमत भरते हुए मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएंगे. आगे जाके उनके साथ पता नहीं कैसे सलूक किया जाएगा, कहाँ पे उनको भेजा जाएगा. लाहौर वाले को पता नहीं कहीं इधर उधर डीजी खान या इधर उधर जो छोटे छोटे उनके बेंचेस हैं वहाँ पे भेज देंगे. जो पेशावर वाली होंगी खातून, उनको कराची में शायद उनको भेजेंगे. पेशावर में तो वो जस्टिस बाबर सत्तार जा रहे हैं. तो ये जो सूरत हाल है, ये भी तो एक इनएक्शन है ना ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई. वो भी है, और बिल्कुल इनएक्शन है. और अफसोस से इस बात का होता है कि उनकी मजाक उड़ाई जा रही है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर. जो गवर्नमेंट सर्कल्स हैं उसमें यह है कि देखा, आपने 4 साल तक हमारे लिए बड़ी परेशानियां क्रिएट की, एटलीस्ट आपकी जो बयानिया था, अब हम आपके साथ डील करेंगे, ऐसी जगह भेजेंगे आपको कि आपकी जिंदगी वहां मुश्किल होगी, और आपके साथ जो होगा वो होगा. ये एटीट्यूड डेमोक्रेसी इसके अंदर नहीं होता कसाना साहब. किसी अच्छे मुल्क में नहीं होता ये. बिल्कुल सही बात. हमारा तो एक किस्म का मजाक बना दिया इन्होंने. और मुझे जो समझ नहीं आ रही ना वो ये है, देखें अभी पूरी जो रजीम है वो दे आर टोटल कंट्रोल जो है उसका उनका मौजूद है इस वक्त. फिर उनको डर किस चीज का है?
डर क्या है कि कहीं ये फिर इकट्ठे ना हो जाएं, फिर कहीं ना मसला हो जाए। इतनी इनसिक्योरिटी एक तरफ आपकी दुनिया में बल्ले बल्ले हो रही है, आप उसको एंजॉय करें, आप उसको देखें, भाई हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात करवा रहे हैं, साथ आप एक छोटे छोटे लेवल के ऊपर आप जजेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, इमरान खान को रातों रात आप ला रहे हैं, फैमिली को नहीं बता रहे, फैमिली को बुलाए। अच्छा, मुझे समझ इस चीज़ की भी नहीं आ रही कि फैमिली को बुलाने से क्या हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आती। भाई फैमिली के अगर बहनें 2 आ जाएंगी, हॉस्पिटल में उनके साथ बैठ जाएंगी, तो क्या मसला हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा। और आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो ठीक है, आप वापस आके कोई बयान भी दे दें ऐसा, लेकिन उस बयान का कोई फायदा तो नहीं होने वाला ना, वो कोई मूवमेंट तो लॉन्च नहीं करेगा ना। वो तो एक सिर्फ ये है कि भाई पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो इमेज वैसे जो है वो है, उसको जरा इम्पैक्ट कर सकता है कि भाई ये जो न्यूज आए वो कोई नेगेटिव न्यूज दे इमरान खान के बारे में, वो इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा जो ख्याल है, क्लियरली ये प्रोजेक्शन ऑफ पावर है। इनसिक्योरिटी अपनी जगह है, लेकिन आई थिंक इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ पावर। आजकल आपने देखा कि उन्होंने रिसेंटली अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला किया, काफी सीरियस हमला किया उन्होंने ओवरनाइट पाकिस्तान ने। तो ये आजकल रीजन के अंदर भी और इंटरनली भी अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है, जो हमारी जो हाइब्रिड रेजिम है, और एंजॉय कर रही है। हाँ, लेकिन अपने लोगों के ऊपर मतलब क्या पावर प्रोजेक्शन आपने करनी है? वो क्या एक निहत्था बंदा जो है वो क्या आपकी पावर प्रोजेक्शन को देख के क्या करेगा? डराना ही है ना सिर्फ आपने। आपका फिर मकसद सिर्फ ये है कि डरा दें इतना लोगों को कि लोग जो हैं वो सांस लेना भूल जाएं, और बाहर निकलने का तो सोचें भी ना कि बाहर भी निकलना है, लोग मर जाएं। और जिस तरीके से आपने बताया कि इकोनॉमी की हालत है, उसमें तो फिर यही होगा कि लोग जो हैं वो बेचारे चुप करके घरों में बैठ जाएंगे, सिसकते जान दे देंगे, यही होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। लेकिन देखिए, हार्ड स्टेट्स का कोई रैशनल नहीं होता कसाना साहब। मैं आप वेरियस हार्ड स्टेट्स, आपने भी स्टडी किया है, मैंने भी स्टडी किया है, जब पावर आ जाती है एक दफा और कंट्रोल आ जाता है, तो आप उसको और ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कम एक्सरसाइज नहीं करता कोई हार्ड स्टेट। लेकिन इसमें हिस्ट्री का एक और लेसन ये भी है जी जी, कि जब इस तरह होता है ना, तो फिर इसका मतलब ये भी होता है कि आपका एंड भी बहुत करीब है। आप जब इस तरह की चीजें करते हैं कि जो नजर ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल अब जैसे हम सोच रहे हैं कि लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग डर गए हैं, वो जो खामोशी होती है ना, वही वो जो लल जो होता है, वो स्टॉर्म से पहले का जो होता है, तो वो उसका मतलब ये होता है कि अब निशानी है कि स्टॉर्म आने वाला है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक आउटकम हो सकती है, लेकिन हाँ उस फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आ रहे। बट यू नो, सर्टेनली हाँ पॉसिबल। हाँ, कोई पता नहीं तो होता, कोई पता नहीं। किसी को भी हो सकता है इस तरह। अच्छा जी, आप जरा आ जाते हैं ईरान पे। ईरान की सूरत हाल जो है, उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, उसका जरा हमें थोड़ा सा बताएं। और अमेरिका को जो इन्होंने तजावीज़ दी थी, उसको तो उन्होंने कोई इतना कोई ख़ास दरख्वास्त इतना नहीं समझा। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जी मैंने तो नहीं इसकी बात माननी। अब सुना है कि ईरान की नई तजावीज़ जो हैं वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मिलने का इम्कान नज़र आ रहा है, शायद कोई नई तजावीज़ आएंगी। पहले उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर इशू को जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, हॉर्मूज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अब वो जो है वो भी बात नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कल सेक्रेटरी रूबियो ये कह रहे थे कि जी हम ये नहीं चाहते कि ये नॉर्मलाइज हो जाए, कि नया एक सिस्टम बने जिसमें ईरान डिसाइड करे कि कौन यहाँ से गुजरेगा कौन नहीं गुजरेगा। जाहिर है कि बीइंग वो समझते हैं हम सुपर पावर हैं, तो ये हमें हक है कि हम ये डिसाइड करें, ईरान को नहीं है। बहरहाल इसमें क्या हो रहा है, और ट्रंप साहब अभी भी रिडिक्यूल कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ईरान को। आज भी वो कह रहे थे कि वो ईरान जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, और चाहता है कि हम हॉर्मुज जो है जल्द से जल्द खोल दें, ब्लॉकेड ख़त्म कर दें। योर टेक ऑन। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा, ट्रम्प साहब ने तो बहुत सी चीजें कहते हैं कि ईरान ने हमें बताया है कि हम कोलैप्स कर रहे हैं। तो हाँ हाँ ये इंडिकेशन ये थी कि भाई मैं जीत गया हूं, मैं विक्ट्री डिक्लेयर कर सकता हूं बी, एंड आई कैन वॉक अवे, व्हिच इज नॉट ट्रू। एट द एंड ऑफ द डे उन ईरान का काफी कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। उसकी वजह से इंटरनेशनल चोक पॉइंट, वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर ईरान का कंट्रोल है। तो ये इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। न्यूक्लियर इशू तो एक साइड का इशू है, तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आई थिंक दिस इज अ क्लासिक केस के स्टेलमेट हुआ है। हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फेजेस होते हैं कसाना साहब, वी हैव डिस्कस्ड इट। वॉर होती है, फिर निगोशिएशंस होती हैं, फिर स्टेलमेट हो जाता है, फिर निगोशिएशंस होती हैं, और उसी डायरेक्शन में ये जाएगा सिचुएशन। लेकिन इसमें कितनी डैमेज होती है जब तक ये होगा, ये हमें नहीं पता। और ईरान की साइड के ऊपर भी काफी डैमेज हुई है। वहां सिचुएशन ये है, डेफिनेटली सिचुएशन मैं रीड कर रहा हूं कि वहां जो हार्डलाइनर्स हैं, जो रिपब्लिकन, उनकी IRGC है, जो उनका द गार्ड जो है, उनका जो प्रोटेक्टर है स्टेट का,
उन्होंने ज्यादा कंट्रोल ले लिया है, वो हार्ड लाइनर्स हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, यू नो, लेट्स हैव अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, देखते हैं क्या होता है उसका। लेकिन दोनों साइड्स ये कोशिश कर रही हैं कि दुनिया में सियासत और इकोनॉमी जो प्रेशर्स ला रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, उसकी वजह से प्रेशर आ गया। भाई आपने देखा कि अभी आएंगे वो उसको डिस्कस करने कि ओपेक खत्म हो रहा है, जीसीसी खत्म हो गई है, क्या नाम है, ये जो है यूएई स्प्लिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें इज बिकॉज ऑफ दिस सिली वॉर, ये जो अननेसेसरी वॉर जो इम्पोज की अमेरिका और इजराइल ने, मोर इम्पोर्टेंटली इजराइल ने, उससे दुनिया बड़ी चेंज हो रही है। एंड आई होप द वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। एब्सोल्युटली, वो नजर आ रहा है। अच्छा, मैं इंटरव्यू कर रहा था जनरल तारिक खान साहब का, आपको मालूम है, जो कि साबिक कोर कमांडर भी हैं और आईजीएफसी भी रहे हुए हैं। वो ये कह रहे थे कि जब तक इसराइल ऑन बोर्ड नहीं आता तो किसी भी मुज़ाकरात का करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी भी जगह पर उसको स्कटल कर देगा, कहीं भी उसको खराब कर देगा, और वो अगर ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर किसी भी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं है। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? जनरली एग्री करता हूं कि भाई कितना इन्फ्लुएंस इजराइल एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि इजराइल की जो वो है, जो मैं रीड कर रहा हूं इजराइल के अंदर, कि वहां दोनों अपोजिशन पार्टीज मिल गई हैं अगेंस्ट नेतन्याहू। लेकिन एक चीज हुई है कि वो दोनों पार्टीज भी सपोर्ट करेंगी इस जंग को। उनका ये ख्याल है कि ये बेस्ट टाइम है कि ईरान की रेजीम को खत्म कर दिया जाए, ईरान को यू नो स्प्लिट कर दिया जाए, ताकि वो दुनिया में जैसे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं रीजन के अंदर, दुनिया के अंदर, तो ये और ईरान के ऊपर भी कर पाए। ईरान नो लॉन्गर रिमेन्स अ थ्रेट, फिर वो और थ्रेट्स ढूंढेंगे, यू नो। एंड देन आई डोंट वांट टू पॉइंट किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, क्योंकि उनको भी थ्रेट्स तो ऑलवेज होंगे। एनीवे, पॉइंट उनका जो ठीक है टू एन एक्सटेंट, लेकिन और भी बहुत से प्रेशर्स हैं। बिकॉज आई थिंक कि अमेरिका के अंदर जो रिएक्शन हो रही है और प्रेसिडेंट ट्रम्प का पॉलिटिकल फ्यूचर लाइन पे जो है, तो आई थिंक ही विल हैव टू टेल नेतन्याहू कि बस बहुत हो गई, आई कैन नॉट हैंडल दिस प्रेशर एंड दिस हैज टू बी डिसाइडेड एंड इट हैज टू बी डिसाइडेड वेरी सून। लेकिन आई थिंक ही हैज टू टेक अ विक्ट्री बैक। उनको भी कोई जीत वापस लेके जानी पड़ेगी, और वो हो सकती है कि भाई हॉर्मुज खुल जाए टोटली, वो अपना ब्लॉकेट हटा दें और फिर वो न्यूक्लियर इशू के ऊपर कुछ डिस्कशन करें। और उसमें मैं लास्ट पॉइंट नहीं बता रहा हूं आपको कि अभी भी पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान का अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। वेदर के पाकिस्तान के अंदर टॉक्स होती है नहीं होती, दैट्स इररेलेवेंट नाउ। पाकिस्तान का अब भी रोल है और टू ब्रिंग्स द साइड्स टुगेदर। ठीक है। अच्छा, आपने यूएई का जिक्र किया, वगैरह उस पर बात कर ही लेते हैं। ओपेक, उसमें से ओपेक प्लस में से ही उन्होंने निकलने का ऐलान कर दिया इस मई के फर्स्ट वीक से। तो ये कितना बड़ा फैसला है? और ये भी आपको मालूम ही है कि जो यूएई है उसका एक टेंशन का वाला सिलसिला भी चल रहा है सऊदी अरब के साथ भी, और ये उन्होंने अचानक फैसला नहीं किया, बल्कि सुना है कि वो पहले से ये सोच रहे थे कि ये मामला जो है, क्योंकि जो प्रोडक्शन का एक लेवल उनका है, वो उनके साथ सऊदी अरब के भी इख्तलाफात चलते जा रहे हैं। वो समझते हैं कि हमें, इन्होंने 30 लाख जो क्या बैरल्स होते हैं वहाँ तक इन्होंने हमारी प्रोडक्शन महदूद रखी हुई है, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो 40 से 50 लाख का है, तो वो वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक सेटबैक की सिचुएशन है सऊदी अरब के लिए। अगर सऊदी अरब का ज़ाहिर है कि कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा इतनी, और फिर उनको अपनी प्राइसेस भी नीचे लेके आनी पड़ेंगी। तो ये क्या हुआ है, क्यों इन्होंने किया है? और ये बाकायदा तौर पर कहा यह जा रहा है कि इसराइल के कहने पे किया जा रहा है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो इसराइल का कैंप है उसको ज्वाइन कर लिया है, अमेरिका का कैंप ज्वाइन कर लिया है, और सऊदी अरब को और बाकी जीसीसी को उन्होंने खैरबाद कह दी। या आई मीन ये भी एक आर्गुमेंट तो है, लेकिन मेरी व्यू उसमें स्लाइटली डिफरेंट है। ऑलरेडी देखा जा रहा था कि जब ये यूएई और सऊदी से ये जो टेंशन चल रही थी, आज की टेंशन नहीं है, ये कोई दो एक साल की टेंशन है, और यू नो पर्सनलाइज भी है बिटवीन एमबीजेड एंड एमबीएस, वो भी है। द पॉइंट ऑफ दिस मैटर इज कि लेट्स गेट टू द क्रक्स ऑफ द मैटर, कि अगर ये भी छोड़ देते हैं ओपेक को, और उन्होंने ये भी कहा बयान के अंदर, उनका केयरफुली अगर पढ़ा जाए बयान, कि उन्होंने ये कहा है कि हमने इस वजह से इस वक्त किया है कि इम्पैक्ट नहीं ज्यादा होगा, तो हॉर्मुज बंद है ना इस वक्त फिलहाल, तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कार्टेल ब्रेकअप हो जाएगी। कतर ने, आपको याद होगा, 2019 में छोड़ दिया इसको ओपेक को, तो अभी वो भी, तो जो रह जाते हैं मेंबर्स अदर देन सऊदी अरेबिया आर इररेलेवेंट, छोटे छोटे हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, कार्टेल का ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन आई थिंक कि सऊदी अरेबिया के ऊपर ऐसा मेजर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज सऊदी अरब का जो ऑयल है वो फ्लो करेगा, प्राइस
फिर भी बहुत मैनेजेबल हो जाएगी फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. तो ये अच्छा असर भी पड़ सकता है इस चीज का कि भाई प्राइस जो है कि वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और फिर जब लाइंस खुल जाएंगी, अभी कोई नहीं चेंज आने वाली, कुछ भी नहीं. अच्छा, 10 seconds more on UAE self. UAE में बड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बड़े सीरियस इश्यूज उनके लिए डेवलप हो गए हैं. उनका जो दिरहम है वो टाइड टू द US डॉलर है, तो उनकी प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि वो और दिरहम रेज नहीं कर सकते, तो दे हैव अ स्वैप लाइन विद द US. तो आजकल US उनको सप्लाई कर रही है डॉलर. उनकी तो एक्सपोर्ट बंद है ना, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और उनका जो दूसरा बिजनेस था जो टूरिज्म एंड बिजनेस वो बहुत इफेक्ट हुआ इस वॉर से. सही कह रहे हैं. अच्छा, ये जो अमेरिका की सिचुएशन है उसमें मैं देख रहा था दी अटलांटिक जो है वो ये कह रहा है कि जी पेंटागन जो है वो ट्रंप साहब को पूरी जंग की जो तस्वीर है वो नहीं बता रहा. अब ये जो सूरत हाल है इसमें ये क्या पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट को सही और मुकम्मल पिक्चर ना दिखाई जा रही हो, उसको सही तरह ब्रीफिंग्स ना दी जा रही हो, इन कैमरा जो सेशंस होते हैं उसमें भी ना उनको बताया जा रहा हो कि क्या हो रहा है, ये हो सकता है पॉसिबल? जब मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं और आपने भी एग्री भी किया था कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता. मेरे का एक सिस्टम है, यू कैन नॉट कीप द प्रेसिडेंट साइड लाइंड और ब्लाइंड साइटेड एंड सो ऑन. उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है. अब वो कितना खुद समझते हैं चीजों को, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. भाई उनको इन्फॉर्मेशन दे दी भी जाती है तो फिर तो ट्रम्प इज स्टिल ट्रम्प. वो उनकी जो एनालिसिस होती है अपनी होती है, वो उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो अपने होते हैं. तो आई डोंट थिंक दे आर हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम. वेदर ही इज लुकिंग एट द एंटायर पिक्चर, दैट्स अ एंटायरली डिफरेंट मैटर. तो ये जेम्स कॉमी वाला क्या मामला चल रहा है? ये कोई इंटरनल रिवेंज पॉलिटिक्स है या कुछ और है? आपने डिस्क्राइब कर दिया, इंटरनल रिवेंज पॉलिटिक्स है. भाई इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल को, एक्स ऑफिशियल को इस तरह ट्रीट करना सिंपली बिकॉज ही वाज वेरी फर्म विद ट्रम्प. उन्होंने ट्रम्प के लिए बड़ी मुश्किलात भी पैदा की, एटलीस्ट फ्रॉम ट्रम्प पर्सपेक्टिव. तो मेरा ये ख्याल है दिस इज एंटायरली रिवेंज ड्रिवन. अच्छा, और ये जो बादशाह साहब का जो दौरा है, किंग चार्ल्स का दौरा जो है, ये क्या है? ये रॉयल ऑप्टिक्स हैं या ये बरतानिया ने उनको भेजा कि जी इधर जाके थोड़े से हालात ठीक करें और एक सिंबलिज्म क्रिएट करें, अपना इन्फ्लुएंस रिक्रिएट करें वहाँ पे जिस तरह के पहले हुआ करता था? क्या ये वो उनको ब्रेक अप करने की कोशिश की जा रही है जो डिफरेंसेस हैं उनके साथ? एटलीस्ट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में इवन लेटर वो जो इन्फ्लुएंस था ब्रिट्स का यहाँ वो नहीं रहा है, वापस आएगा. जो हो चुका डैमेज जो स्टारमर ने की है वो अपनी जगह रहेगी ऑल द टाइम. बल्कि उन्के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने 12 घंटे पहले यही कह दिया, ब्रिटिश एम्बेसडर ने, कि अमेरिका's ओनली फ्रेंड इज इजराइल. ये कहा है उन्होंने. तो द फैक्ट द यूएस यूके स्पेशल फ्रेंडशिप जो थी वो मेरे ख्याल में काफी डैमेज हुई है. उससे किंग चार्ल्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये ऑप्टिक्स है सिर्फ आने की. तो ये जो उन्होंने कहा कि आप, मेरी वालदा जो थी वो आपके ऊपर क्रश रखती थी, बस आपको पता है ट्रम्प साहब का मैं क्या कहूँ उसके ऊपर. तो हंसने की बात है. अच्छा, ये भी जरा मुझे बताएं कि ये मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इंडिया के अंदर एंटी यूएस सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी, इसकी क्या वजह? जी, और दो तरह के सेंटिमेंट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है वो भी. एक तो ऑब्वियस सेंटिमेंट ये है कि हेल होल कह दिया उन्होंने, वो अपनी जगह बात, वो तो बहुत उन्होंने माइंड किया इस चीज को. मोदी साहब बिल्कुल नहीं बोले इसके ऊपर. थोड़ी बहुत बोलते क्यों नहीं है? वो तो 56 इंच का उनका सीना होता था. वो पता नहीं कहाँ चला गया. वो मेरे ख्याल में वो कुछ एक्सरसाइज कम करते हैं आजकल, तो मेरे ख्याल है वो 16 इंच पे आ गया. कुछ ऐसे ही चक्कर है. अच्छा, दूसरी जो चीज हुई है वहां कि अब एक मुहिम चलने शुरू हुई है कि इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड के भाई दे आर गैंगस्टर्स विद अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, गैंगस्टर्स विद कंप्यूटर्स. तो उनको कहा जा रहा है कि आप वापस आए अमेरिका से, आप वहां फिट नहीं होते, आप वापस आके. तो एक ये मुहिम चलनी वहां शुरू हो गई. तो ये दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं. उसकी वजह से अमेरिका की जो इमेज थी, जो हाउडी मोदी की जो इमेज थी 2017 की, जो आपने देखी थी वो हैट पहन के ह्यूस्टन के अंदर, वो खत्म हो गई है बिल्कुल. तो इंडिया इज बीइंग ट्रीटेड लाइक एनीबडी एल्स. कोई स्पेशल रिलेशनशिप इस वक्त नजर नहीं आ रही. और वो ज़ाहिर है कि इंडियन लॉबी जो है वो बेचारी इस वक्त सरासीमगी का शिकार है. अच्छा, जो जर्मनी के चांसलर हैं मर्ज साहब, वो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो ह्यूमिलेट कर रहा है यूएस को. ये क्या कह रहे हैं वो? नहीं, तो बिल्कुल ही ह्यूमिलेट कर रहा है इन द सेंस कि भाई देखें, सुपर पावर
with all that कितने जहाज वहां खड़े हैं, enormous firepower also, कर सकते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन Iran is not succumbing, it's still holding the Straits of Hormuz. लेकिन ईरान के ऊपर भी बड़ा सख्त असर पड़ा है यूएस ब्लॉकेड के, वो अपनी जगह लेकिन उन्होंने नर्व्स अपने काबू में रखे हैं, वो टर्म्स मानने को तैयार नहीं है, वो न्यूक्लियर डील भी नहीं करने को तैयार। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा हुआ है, दे आर नॉट ब्लिंकिंग। तो मर्ज यही कह रहा था, दे आर नॉट ब्लिंकिंग। यही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो अफगानिस्तान के साथ मामला तो फिर सीज फायर जो है वो रिस्क में आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली रिस्क में आ गई है, लेकिन फिर देखें ना, पावर डिफरेंशियल बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बहुत ही ज्यादा है, तो पाकिस्तान ये कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं ये कहता रहता हूं कि भाई आप डायलॉग करें, बैठ के बात करें, अफगान साइड से भी थोड़े बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी इट्स वेरी सैड टू सी। सही बात है। अच्छा, आखिर में मुझे बताएं कि नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, कौमी हुकूमत बनाई जाए, जन तारिक ने भी कहा, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है और क्या बनानी चाहिए? मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर तो किसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि ऐसे कोई पॉसिबिलिटी इस वक्त नहीं है। मैंने जैसे कहा, कोई 12 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ प्रोग्रेस हो सकती है अगर कंडीशंस ट्रस्ट की एक साथ रही, और वो पीटीआई जो हॉस्टाइल होगी एस्टेब्लिशमेंट के, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती नेशनल गवर्नमेंट के अंदर। सॉरी, तो ये इशू अगर जब रिजॉल्व नहीं हुआ ट्रस्ट का, नेशनल गवर्नमेंट नहीं आ सकती। लेकिन मसला ये ना कि आप 12 मंथ्स के बाद, 12 मंथ्स गुजर जाने के बाद भी कौन यकीन से कह सकता है कि क्या होगा, जो बात की जाएगी क्या उसके ऊपर अमल भी होगा कि नहीं होगा? हु विल ट्रस्ट देम? नहीं, नो, यू कांट ट्रस्ट देम। बिल्कुल, तो एस्टेब्लिशमेंट को तो आप ट्रस्ट वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन इन दिस केस तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इमरान खान का खौफ जिसमें हमने शुरू किया था कॉन्वर्सेशन, वो अपनी जगह है, बिल्कुल अपनी जगह पे है। चलें, अल्लाह खैर करे, देखेंगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, इंशाल्लाह से जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम।